गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना नया टॉपिक जिसका नाम है VSEPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी। बट उससे पहले मैं एक बार आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ 1000 सब्सक्राइबर्स के लिए। अब हमारा ये जो परिवार है, ये जो छोटा सा परिवार है, ये एजुकेशनल चैनल होने के बावजूद भी थोड़ा सा ग्रो किया है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है कि इसको थोड़ा और जल्दी जल्दी बड़ा करें। यकीन मानिए कि ये सब्जेक्ट उतना आसान है नहीं, क्योंकि उसको लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ते नहीं हैं, तरजीह कम देते हैं, इंपॉर्टेंस कम देते हैं। इसलिए आपने इसको एक साइड सब्जेक्ट बना दिया है, जबकि इस सब्जेक्ट में 100% स्कोर किया जा सकता है भारत में होने वाले प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। तो आप जुड़े रहिए और इस परिवार को बड़ा करते रहिए, मैं आपको क्वालिटी कंटेंट देता रहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं VSEPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी। काफी काफी अच्छा टॉपिक है, काफी कॉन्सेप्चुअल भी है। अगर आप देखें तो हम लोग इसको जानते हैं VSEPR के नाम से, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी। नाम ही इसका काफी ज्यादा बड़ा है। आप कहेंगे कि सर कोई बात नहीं, हम लोग समझ लेंगे। मेन तो है कि आपको समझना कैसे है, इसको लाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो मैंने आपको बताया था कि जो एनसीईआरटी में ऑर्डर दिया हुआ है, क्रोनोलॉजी जो है टॉपिक्स की, वो बहुत ही गंदी है। उस क्रोनोलॉजी से पढ़ने से आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। आपको एक नई क्रोनोलॉजी अपनी तैयार करनी होगी, जो मैंने आपको दी है। तो हम लोगों ने रेजोनेंस पढ़ लिया था, है ना, डाइपोल मोमेंट पढ़ लिए, जो ऐसे एडिशनल टॉपिक्स थे। बट हाइब्रिडाइजेशन के बाद आपको VSEPR पढ़ना चाहिए था, लेकिन आपको वो समझ में नहीं आता अगर आप बीच में जो टॉपिक्स हमने पढ़े वो नहीं पढ़ते। तो आप उसी क्रोनोलॉजी में चलेंगे जिसमें मैंने आपको पढ़ाया है। बट VSEPR को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो VSEPR हमें शेप बताता है, किसी भी मॉलिक्यूल का शेप ऑफ द मॉलिक्यूल आपको VSEPR से पता चलता है। आपने कहा ठीक है सर, तो हाइब्रिडाइजेशन हमें क्या बताता था। तो अगर आपको याद हो टॉपिक, व्हाट हाइब्रिडाइजेशन टेल्स अस अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। मेरे बच्चों, ज्योमेट्री या फिर इसको हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर। तो ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर जो बताता है वो कौन है, हाइब्रिडाइजेशन है। तो हाइब्रिडाइजेशन में हमें अगर ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर पता था तो फिर शेप की जरूरत क्यों थी। आप ऐसा कह सकते हैं कि शेप इज समथिंग विच इज एक्चुअल विच इज एक्चुअली प्रेजेंट, जबकि जो ज्योमेट्री है ये सिर्फ कॉन्सेप्चुअल है। एक्चुअल एग्जिस्टेंस ज्योमेट्री जो है ये कॉन्सेप्चुअल है। देखते हैं क्या बातें कर रहे हैं सर। जैसे हमने आपको बताया था कि कोई भी मॉलिक्यूल वास्तव में कैसा दिखता है, वास्तव में वो कैसा दिखता है, दैट इज डिफाइंड बाय शेप। और उसका आइडियल एग्जिस्टेंस क्या है या क्या होना चाहिए, दैट इज डिफाइंड बाय ज्योमेट्री। थोड़ा सा आपको समय लगेगा बट आपको समझ में आ जाएगा। मैं फिर से वही एग्जांपल ले रहा हूं जो उस दिन आपको दिया था। हमसे किसी ने पूछा कि NH3 का ज्योमेट्री बता दीजिए आप। अच्छा, और किसी ने कहा कि आप NH3 का शेप बताइए, शेप, एक्चुअल शेप क्या है। जैसे मान लो कोई आदमी बहुत मोटा हो गया है, कोई आदमी बहुत फैल गया, उसका वजन 200 केजी के आसपास है, बट आप उसको देखो, वो है तो आदमी ही ना यार। यस, लेकिन क्या वो शेप में है, नहीं, इट इज आउट ऑफ शेप, या ही इज आउट ऑफ शेप। आप ऐसा कह सकते हैं कि वो अब अपने पुराने शेप में नहीं है। हाँ, कोई बंदा है जो शेप में है, तो आप देखते होंगे अभी कि उसके सिक्स पैक एब्स हो सकते हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आदमी की ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट हुई तो घोड़ा बन जाएगा, नहीं, वो चार पैर आ जाएंगे, उसका ऐसा नहीं है। आदमी आदमी ही रहेगा, बट वो शेप में नहीं है। तो शेप वो चीज है जो एक्चुअल में आपको दिखती है। देखिए जरा गौर से हम क्या बात कर रहे हैं। जैसे अमोनिया मॉलिक्यूल है, तो आपको पता है कि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन के लिए आप स्टेरिक नंबर निकालते हैं हाफ इंटू V+M। कोई चार्ज नहीं है तो वो फॉर्मूला आगे बढ़ा नहीं रहे। मैक्सिमम वैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम है 5 और नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम M अटैच्ड इज 3। तो आंसर हो जाएगा 4, यानी कि यह है sp3 हाइब्रिडाइज। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज है मेरे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए लोन पेयर को भी हम एटम की तरह ट्रीट कर रहे हैं, और यहाँ पर लोन पेयर तक हमने बॉन्ड को एक्सटेंड किया है। तो जो ज्योमेट्री है अमोनिया की मेरे बच्चों, दैट इज ज्योमेट्री इज व्हाट, ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि भैया ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल अमोनिया इज टेट्राहेड्रल। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूं
कि शेप की बात करो तो शेप में याद रखिएगा कि लोन पेयर को एंटिटी या एटम की तरह ट्रीट नहीं करते हैं, सिर्फ उसके रिपल्सन को देखते हैं। क्या मैंने लोन पेयर तक बॉन्ड एक्सटेंड किया है? आंसर है नहीं किया। तो यहां पर अगर ये लोन पेयर मोबिलाइज है, हमेशा डीलोकलाइज हो रहा होता है, ये मैं पढ़ाऊंगा अभी आगे। अभी बस आपको इतना बता रहा हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द शेप एंड द ज्योमेट्री। ज्योमेट्री जो होती है किसी भी मॉलिक्यूल की आइडियल एक रिप्रेजेंटेशन होती है। जैसे कोई भी मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल है तो ये टेट्राहेड्रल एक्चुअल में दिखता है कि नहीं, वो इसका शेप बताएगा, वो ज्योमेट्री से पता नहीं चलेगा आपको। आपने कहा ठीक है सर, अगर हम इसको यहाँ पर देखें तो ये बॉन्ड पिचकेगा और ये टेट्राहेड्रल की जगह अब कुछ ऐसा सा दिखना शुरू हो जाएगा, और आप जब इस बॉन्ड को ले जाओगे तो देखो यहाँ पर कौन है सर, यहाँ पर लोन पेयर है। क्या लोन पेयर तक हमने बॉन्ड एक्सटेंड किया है? आंसर है नहीं किया। तो ये अब कैसा दिख रहा है? ये दिख रहा है ट्राइगोनल पिरामिडल। तो आपने कहा सर बात तो समझ में आई कि अमोनिया की जो ज्योमेट्री है वो तो टेट्राहेड्रल है, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर द शेप हैज बीन डिस्टॉर्टेड। और जब शेप बदल चुका है, जब शेप बदल चुका है तो मॉलिक्यूल के ज्योमेट्री और शेप में आ चुका है अंतर, तो दोनों प्रश्न समान नहीं रहे। अगर आपसे अमोनिया का शेप पूछता है तो आपको टिक करना होगा ट्राइगोनल पिरामिडल, वहीं पर अगर ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया पूछता है तो आप टिक करेंगे टेट्राहेड्रल। आई होप the first thing has been clear, and the first thing is कि what is the difference between the shape and the geometry। अभी भी अपना जो कॉन्सेप्ट है, अभी भी अपना जो टॉपिक है वो यही है VSEPR। अब देखिए कि VSEPR शेप कैसे बताता है, बहुत ही ध्यान से। ये एक्चुअल में मॉलिक्यूल का जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं या एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी कहते हैं उस मेथड को, एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी, जैसे ह्यूमन बॉडी लिविंग होता है और आप उसके बॉडी के आर पार एक्सरे को पास करते हो तो उसके इंटरनल बोन स्ट्रक्चर्स आपको दिखते हैं बिना बॉडी को पेनेट्रेट किए हुए। उसी तरीके से आप मॉलिक्यूल का एक्सरे डिफ्रैक्शन करते हो तो आपको उस मॉलिक्यूल के अंदर के सारे संरचना, जो भी उसके अंदर की संरचनाएं हैं वो आपको दृष्टिगोचर होती हैं, यानी कि दिखती हैं। तो आपने कहा अच्छी बात है सर। अब हम लोग VSEPR पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल पेन पेपर उठा लेना है, सचेत हो जाना है। कभी भी बिना पेन पेपर के पढ़ने की कोशिश ना करें, वो सिर्फ समय की बर्बादी होगी। आपने कहा ठीक है, तो आइए समझते हैं इसको। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आपने कहा कि सर VSEPR को सबसे पहले प्रपोज किसने किया? तो आंसर है प्रपोज्ड बाय एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सिग्विक। अच्छा सर, सिग्विक एंड पॉवेल। अच्छा, ये दोनों साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा कि मॉलिक्यूल का एक्चुअल शेप जैसा है क्या हम उसको प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं क्या? एक तो देख तो सकते ही हैं बाय यूजिंग द एडवांस टेक्निक लाइक एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है, तो वो तो कर ही सकते हैं, बट क्या हम कॉन्सेप्चुअली समझ सकते हैं? तो ये कॉन्सेप्ट प्रपोज किया था VSEPR का सबसे पहले सिग्विक और पॉवेल ने, एंड दिस कॉन्सेप्ट वाज refined by the VSEPR concept was refined by Gillespie, नाम ध्यान से देखिएगा, एंड नाइहोम, गिलेस्पी एंड नाइहोम। तो इसको दिस थियरी इज ऑल्सो कॉल्ड, दिस थियरी इज ऑल्सो कॉल्ड नाइहोम गिलेस्पी थियरी या गिलेस्पी नाइहोम थियरी। तो आप जब पढ़ें तो पूरा पढ़ें और उस टॉपिक के बारे में हर बात जानें कि VSEPR को ही गिलेस्पी नाइहोम थियरी कहा जाता है। और इसके अगर आप पोस्टुलेट्स को देखें, पोस्टुलेट मतलब कुछ बातें जो इसमें आपको माननी पड़ेंगी। A proven statement which is used to prove the another statement is called a postulate। तो जब ऐसे किसी स्टेटमेंट का जिसकी सत्यता परखी जा चुकी है उसका उपयोग करके आप किसी कॉम्प्लेक्स जो भी कॉन्सेप्ट है उसको प्रूफ करते हैं, तो ऐसे लाइंस को, ऐसे स्टेटमेंट को पोस्टुलेट्स कहा जाता है। देखिए जरा पहला पॉइंट, एक एक पॉइंट सर बड़ा महत्वपूर्ण है। ये कहता है कि द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, देखो ज्योमेट्री नहीं लिख रहा हूं मैं, या
ज्योमेट्री होता तो हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करता, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ किसकी, ध्यान से, शेप। द शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल इज, या डायरेक्ट लिखिए, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, जिसको मैं शॉर्ट में VSEP लिख रहा हूं। अच्छा, व्हाट इज VSEP? तो आप लिखेंगे कि मैथमेटिकली VSEP कोई नया ऐसा कुछ टर्म नहीं है, इट इज जस्ट बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। VSEP कुछ और नहीं होता है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का सम होता है, सिर्फ निकालने का तरीका थोड़ा अलग है। अगर आप देखें यहाँ पर तो VSEP निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस माइनस क्यू माइनस जेड डिवाइडेड बाई 2। ये जो पूरा टर्म है ये आपको देता है बॉन्ड पेयर, और सिमिलर टू हाइब्रिडाइजेशन डबल बॉन्ड्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉन्सेप्ट। फिर से रिपीट कर रहा हूं, डबल बॉन्ड्स आर एक्सक्लूडेड व्हाइल डिटरमाइनिंग द शेप और ज्योमेट्री। क्यों सर? क्योंकि किसी दो एटम के बीच में एक बॉन्ड रहे या दो बॉन्ड रहे, उसके शेप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, शेप तो वही रहेगा। आपने कहा ठीक है, तो एक्स डिनोट करता है बॉन्ड पेयर, वाई डिनोट करता है सर मैक्सिमम वैलेंसी को, क्यू डिनोट करता है चार्ज प्रेजेंट ऑन द मॉलिक्यूल। आपको याद होगा, अगर निगेटिव चार्ज है तो ऐड कर दीजिए, पॉजिटिव चार्ज है तो घटा लीजिए, इसलिए यहाँ प्लस माइनस साइन दोनों है। और यहाँ पर जेड सबसे इंपॉर्टेंट टर्म, जेड इज स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जेड कहता है कि द कोवैलेंसी ऑफ ईच एटम, द कोवैलेंसी ऑफ ईच एटम विथ रिस्पेक्ट टू सेंट्रल एटम। आपने कहा कि अच्छी बात है सर, थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा है, सारी बातें समझाऊंगा। पहले एक बार पोस्टुलेट्स देख लेते हैं। तो आपने कहा ठीक है, द शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल डिपेंड्स ओनली अपॉन VSEP, सिर्फ और सिर्फ VSEP पे डिपेंड करता है, बाकी इसको किसी से मतलब नहीं। एक्चुअल में जो मॉलिक्यूल है ना, उसको एक स्फेयर माना गया इस कॉन्सेप्ट में। क्या माना गया? तो आप कहेंगे स्फेयर, और इसके ऊपर जो लोन पेयर है इनको डीलोकलाइजिंग क्लाउड की तरह ट्रीट किया गया, और ये माना गया कि लोन पेयर और लोन पेयर आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और सबसे ज्यादा रिपेल करते हैं। सिर्फ रिपेल नहीं करते, सबसे ज्यादा रिपेल करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा समझा ही लेता हूं, फिर मैं सेकेंड पोस्टुलेट पे आपको लेके चलूंगा। दो तीन बातें याद रखिएगा, सिग्विक एंड पॉवेल, गिलेस्पी एंड नाइहोम। दिस थियरी इज आल्सो नोन एज गिलेस्पी नाइहोम थियरी। द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड ओनली अपॉन VSEP। इसको बाकी किसी चीज से मतलब नहीं है, इसको सिर्फ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स से मतलब है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या होते हैं? ये सम होते हैं बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का। कैसे निकालते हैं उसका ये फॉर्मूला है, मैं भी अप्लाई करके दिखाई देता हूँ आपको, ताकि एक क्लैरिटी मिलेगी आपको, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। आप चाहें तो पॉज करके इसको नोट डाउन करें, और अवश्य ही करें अगर आप सच में पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं रैदर आई वुड से, तो आपको पढ़ते चलना होगा। आपने कहा ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी अभी हमने एक फॉर्मूला निकाला कि आपको कभी भी VSEP कैलकुलेट करना है तो आप x प्लस वाई प्लस माइनस क्यू माइनस जेड डिवाइडेड बाई 2 का प्रयोग करेंगे। हमने बोला x क्या है सर? तो x है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स। हमको सिर्फ काउंट करना है किन बॉन्ड्स को? तो आप कहेंगे सिंगल बॉन्ड्स या सिग्मा बॉन्ड्स को। y क्या होता है सर? y होती है मैक्सिमम वैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम। कभी कभी मैं CA लिख देता हूं तो लोग कहते हैं सर ये क्या लिख दिया भैया, सेंट्रल एटम हजारों बार हुआ है इस चैप्टर में। चलिए, Q क्या है सर? चार्ज प्रेजेंट ओवर द मॉलिक्यूल, और ये ओवरऑल चार्ज की मैं बात कर रहा हूं। किसी मॉलिक्यूल, जैसे मानिए CO3 2 माइनस कार्बोनेट है, तो उसके ऊपर टोटल चार्ज कितना? -2। प्लस माइनस क्यों है यहाँ पे? क्यों अगर माइनस चार्ज है मॉलिक्यूल पर तो आप उसको ऐड करिए, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है तो ऑब्वियसली Q में ऐड हो जाएगा, और अगर उस किसी भी मॉलिक्यूल पे प्लस चार्ज है तो आप इसमें घटाइए। -Z, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म मैंने भी आपको बताया था। Z क्या है सर? Z इज कोवैलेंसी ऑफ ईच एटम, कोवैलेंसी ऑफ ईच एटम विथ रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल एटम, मतलब किस एटम को सेंट्रल एटम से कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या बात कर रहे हो सर? देखो जरा, मान लीजिए हमारे पास ऑक्सीजन हो, लिगेटिंग एटम, टर्मिनल एटम के रूप में, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए? 2।
अगर हाइड्रोजन होगा तो एक, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होगा तो एक। यही कोवेलेंसी की हम लोग बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें अगर हम, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपको किसी ने कहा कि फाइंड द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर इन XeOF4, जेनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड कहते हैं, जेनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। अब आप खुद मुझे बताएंगे कि अगर आप VSCP निकालें तो बॉन्ड पेयर कितने हैं इसमें, तो जेनॉन सेंट्रल एटम होगा तो उसके साथ कितने एटम अटैच्ड हैं, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 5, एक ऑक्सीजन है 4 फ्लोरीन है, ठीक है सर। प्लस मैक्सिमम वैलेंसी ऑफ जेनॉन, तो आप कहेंगे ग्रुप 18 का है तो 8 कोई चार्ज आपको दिख रहा है तो नहीं, प्लस माइनस 0, और माइनस कोवैलेंसी ऑफ ईच एटम विथ रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल एटम। तो ऑक्सीजन की कोवैलेंसी कितनी होगी, जेनॉन से कितना इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए शेयरिंग में, 2 चाहिए, चूंकि 6 इसके पास खुद होता है। देखो ऑक्सीजन की कोवैलेंसी 2 है तो यहाँ पर हो जाएगा 2, प्लस फ्लोरीन 4 है तो इसको 4 इंटू 1, यानी कि एक एक को एक ही तो चाहिए। आपने कहा ठीक है सर, थोड़ा सा ब्रैकेट अच्छा वाला यूज कर लीजिए, आपने कहा अच्छी बात है। 5 प्लस यहाँ देखो 4 + 2 6, यानी कि 2/2 इज इक्वल टू 5 + 1। इसका मतलब आपने बहुत आसानी से पता कर लिया है कि जेनॉन के अंदर, जेनॉन हैज 5 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर। आपने कहा अच्छी बात, सुंदर। बहुत अच्छी बात यह है कि नाउ इफ यू आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग दिस, नाउ यू आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग दिस, देख लीजिए, दिस इज द स्ट्रक्चर। जेनॉन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2 4 2 6 और एक लोन पेयर के रूप में बचा हुआ है। इसका मतलब इसके अंदर 5 बॉन्ड पेयर है। सर ये छठवा भी तो है, तो याद रखो ना यार, हमको सिर्फ सिग्मा काउंट करना है, आपको पहले ही बता चुका हूं। तो ये जो है, अगर ये सिग्मा है तो ये तो पाई हो जाएगा, एंड पाई बॉन्ड्स आर एक्सक्लूडेड इन द शेप और स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। आपने कहा अच्छी बात है। दिस इज ओनली द फर्स्ट पोस्टुलेट। सेकेंड पोस्टुलेट पे आते हैं बच्चे, बहुत ध्यान से देखिएगा। सेकेंड पोस्टुलेट बहुत आराम से चलिए। तो आपने कहा कि सर अच्छी बात तो लग रही है, किसी भी मॉलिक्यूल का अपन निकाल लेंगे कि कितने उसमें बॉन्ड पेयर हैं, कितने लोन पेयर हैं, और फिर आप जैसे कहोगे वैसे शेप डिटरमाइन करेंगे। बिल्कुल सही बात। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा बहुत, एक भी चीज अनक्लियर नहीं रहेगा लेक्चर के बाद। आपने कहा अच्छी बात है। सेकेंड पोस्टुलेट, सेकेंड ये कहता है सर कि द इलेक्ट्रॉन पेयर्स, the electron pairs will tend to repel themselves, repel themselves। जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, चाहे वो बॉन्डेड पेयर हो चाहे वो लोन पेयर हो, एक दूसरे को रिपेल करते रहेंगे। आफ्टर रिपल्सन, आफ्टर रिपल्सन they will occupy such positions which minimizes, which minimizes the repulsion between them। कि इस तरह से सब अपने आप को 3 डायमेंशनल स्पेस में, बिटवीन देम, 3 डायमेंशनल स्पेस में सब एक इस तरह से एक दूसरे से दूर भागेंगे कि उनके बीच का रिपल्सन क्या हो सके सर, मिनिमाइज हो सके। और यहाँ जो ऑर्डर ऑफ रिपल्सन होता है, ऑर्डर ऑफ रिपल्सन, ये होता है सबसे ज्यादा रिपल्सन होता है लोन पेयर में, देन बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, एंड देन सबसे कम रिपल्सन, देखो रिपल्सन बॉन्ड पेयर में भी होता है, लेकिन ये रिपल्सन सबसे कम है। और इसी को आप कई बार बॉन्ड स्ट्रेन भी कहते हो, जिसके वजह से मॉलिक्यूल कई बार बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। अ मॉलिक्यूल इज वेरी रिएक्टिव इफ देयर इज बॉन्ड स्ट्रेन इन द मॉलिक्यूल। अगर मॉलिक्यूल में बॉन्ड स्ट्रेन है तो मॉलिक्यूल ज्यादा रिएक्टिव होता है आम तरह के मॉलिक्यूल से। थर्ड पॉइंट, हमने आपको कह ही दिया है कि लोन पेयर्स आर continuously delocalizing over what मेरे बच्चों, delocalizing over central atom, hence tend to create more
अनस्टेबिलिटी इन द मॉलिक्यूल, कि मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड पेयर नहीं, लोन पेयर ज्यादा तबाही मचाता है। आपने कहा अच्छी बात है। और सबसे जरूरी बात जो बहुत कम आपको लिखा हुआ मिलेगा कि नो टू लोन पेयर्स, इस बात को एकदम खून में डालिएगा। तो नो टू लोन पेयर्स कैन सर्वाइव एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। कोई भी लोन पेयर 90 डिग्री पे सरवाइव नहीं कर सकता है। 90 से ज्यादा पर भी कर सकता है, 90 से कम पर भी कर सकता है। सर ये क्या बात कर रहे हो? दिखाऊंगा, मैं सारी बातें प्रूव करूंगा। अगर मान लीजिए कि लोन पेयर का जो रोटेशन का जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट हो, तो वो 90 से कम पर भी सरवाइव करेंगे, बट एग्जैक्टली 90 डिग्री इस तरह से लोन पेयर को रखना संभव नहीं है, बिल्कुल भी संभव नहीं है। आपने कहा अच्छी बात है। और आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं चीजों को, इसको अप्लाई करके कॉन्सेप्ट को। ये सारे पॉइंट्स आपको समझने होंगे। मैं मैं रिपीट कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं। VSEPR was proposed by, किसके द्वारा? आपने कहा सर इसको सिग्विक और पॉवेल ने कॉन्सेप्चुअलाइज किया था, सबसे पहले सोचा था। ठीक है। इट वाज रिफाइंड बाय गिलेस्पी एंड नाइहोम, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नाइहोम गिलेस्पी थियरी या गिलेस्पी नाइहोम थियरी, दोनों इसका नाम है। आपने कहा ठीक है सर, अच्छी बात है। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो हमने इसके देखे कि अगर एक मॉलिक्यूल को हम स्फेयर की तरह लें तो ऐसा माना जाता है कि जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग ओवर दैट स्फेयर, जो VSEP होते हैं, यानी कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर होते क्या है? ये बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का सम होता है। इसको निकालते कैसे हैं? x प्लस y प्लस माइनस क्यू माइनस जेड डिवाइडेड बाई 2 करके निकालते हैं। z सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स है। और z के की का मतलब क्या होता है? z की सिग्निफिकेंस क्या है? तो z इज द कोवेलेंसी ऑफ ईच एटम विथ रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल एटम। आपने कहा सर बढ़िया से खोज लेंगे हम, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो ऑर्डर होता है रिपल्सन का, दो लोन पेयर आपस में सबसे ज्यादा रिपल्सन क्रिएट करते हैं, लोन पेयर बॉन्ड पेयर उसके बाद, और सबसे कम अगर रिपल्सन कोई, रिपल्सन वहां भी है बट सबसे कम, एक बॉन्ड पेयर दूसरे बॉन्ड पेयर को सबसे कम रिपेल करता है। और इन्हीं वजहों से जो मॉलिक्यूल का शेप होता है वो स्ट्रक्चर से अलग हो जाता है। आई होप कि आप समझ पाए हैं। और सबसे आखिरी में जो बात मैंने कही थी सबसे महत्वपूर्ण, कि टू लोन पेयर्स कैन नॉट सर्वाइव एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज, दे कैन सर्वाइव एट एन एंगल लोअर देन 90 डिग्री एंड एट एन एंगल हायर देन 90 डिग्री, बट एट 90 डिग्री पॉसिबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आइए जरा शेप शेप देखें। शेप और शेप में हम लोग थोड़ा सा मजे करते हैं। देखो एक बार फील हो जाए आपको केमिस्ट्री तो फिर बहुत ही ज्यादा मजा आता है। फील ही नहीं करते हो आप चाहते हो कि बाकी सब्जेक्ट की तरह एक अकाउंटेंट मुनीम की तरह इसको जोड़ घटाव करके सीख ले, नहीं होगा भाई। दिमाग में इमेजिनेशन लाना पड़ेगा, चीजों को हद तक सोचना होगा। देखिए पहला मैं जो बना रहा हूं यहाँ पर, जो टर्म है जिसको हम स्टेरिक नंबर कह रहे हैं। स्टेरिक नंबर क्या होता है सर? वही ब्रैकेट में लिख रहा हूं, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। आपने कहा ठीक है सर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर स्टेरिक नंबर के बाद पॉसिबल क्या क्या पॉसिबिलिटी है, पॉसिबल बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर सिखाऊंगा, सारा कुछ सिखाऊंगा। यहां मैं टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल की बात करूंगा, फिर हम लोग सॉरी टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल की बात करूंगा, फिर हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल की, और एग्जाम्पल के बाद हम लोग बात करेंगे बॉन्ड एंगल की। आई होप कि आपको थोड़ा सा कहीं दिखने में दिक्कत ना हो। मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूं, थोड़ा सा नीचे कर देता हूं। पॉसिबल बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल
उसके बाद आप बात करोगे शेप की, और शेप के बाद हम लोग बात करेंगे एंगल की। शेप के बाद हम लोग बात करेंगे एंगल की। आपने कहा ठीक है। चलिए, अगर स्टेरिक नंबर मान लीजिए दो हो तो क्या पॉसिबिलिटी है कि दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर में हो, मतलब मॉलिक्यूल अपना 2+0 के फॉर्म में हो। तो टाइप ऑफ मॉलिक्यूल कैसा दिखेगा, ये वाला पार्ट जरा सा ध्यान से। टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल कैसा दिखेगा, ये दिखेगा AB2, अर्थात यहाँ पर A इधर B और इधर B। तो सर जब लोन पेयर है ही नहीं, तो जो ज्योमेट्री होती है वही तो शेप होता है, उसी को तो रेगुलर ज्योमेट्री कहते हो आप। मजा आ गया। इसका मतलब जो इसका शेप होगा वो कितना होगा सर, द शेप विल बी लीनियर एंड एंगल विल बी 180 डिग्रीज विदाउट एनी प्रॉब्लम। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो मैं साथ में BeCl2 का एग्जाम्पल भी लिख सकता हूं। आपने कहा सर बहुत अच्छी बात। आगे आइए, अभी हड़बड़ाना नहीं है, आगे आइए बहुत प्यार से। तो अगर ऐसा भी हो सकता है कि एक बॉन्डेड पेयर में हो और एक लोन पेयर में हो, तब भी तो स्टेरिक नंबर टोटल काउंट होके दो ही होगा, क्योंकि बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का सम ही स्टेरिक नंबर होता है। आपने कहा अच्छी बात। मॉलिक्यूल कैसा दिखेगा, ABE। ई किसको रिप्रेजेंट करता है सर, ए ई रिप्रेजेंट करता है लोन पेयर को। तो आपने कहा ठीक है, एक सेंट्रल एटम ए है, एक बी अटैच है और ए के ऊपर में एक लोन पेयर है। आप खुद बताओ मुझे कि ऐसा कोई मॉलिक्यूल संभव है। नहीं, संभव तो नहीं है, बट हाँ हो तो सकता है, कॉन्सेप्चुअल तो है, बट आपने देखा नहीं है। तो ठीक है, ऐसा मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होगा वो स्टिक कहलाएगा, डंडा। और बॉन्ड एंगल नॉट डिफाइंड, कोई मतलब ही नहीं है ना सर। आप देखो, ये भैया ये ध्यान रखना है, ये हो गया मॉलिक्यूल ऐसे है तो स्टिक है। अगर ये ऐसा मॉलिक्यूल होता कि बीच में सेंट्रल एटम और इधर लिगेटिंग एटम इधर लिगेटिंग एटम, तब आप कहते हैं ना कि देखो ये होता है एंगल 180 डिग्री का ना, ये पूरा ऐसे। बट एक ही डंडा है, यहाँ एक एटम है, तो इसको तो स्टिक का हो गया। आपने कहा ठीक है, नॉट डिफाइंड, बॉन्ड एंगल होगा ही नहीं। आपने कहा ठीक है। चलिए, स्टेरिक नंबर 3 की बात करते हैं। पॉसिबिलिटी क्या है कि तीनों बॉन्ड पेयर में हो, लोन पेयर 0। तो मॉलिक्यूल कैसा दिखेगा, AB3। अच्छा, ऐसा मॉलिक्यूल आपने देखा है क्या, बिल्कुल देखा है सर। ए सेंट्रल एटम, बी यहाँ, बी यहाँ और बी यहाँ। एग्जाम्पल याद कराओ सर, BF3, BCl3 एक्सेट्रा। ज्योमेट शेप कैसा होता था याद करिए, ट्राइगोनल प्लानर। तो सर ये तो फिर से आप वही सब बात पढ़ाने लगे। हाँ बिल्कुल, तो वही तो है। If there is no lone pair on the molecule, then shape is equal to geometry and geometry is equal to shape। अच्छा ठीक है, तो ट्राइगोनल प्लानर है और बॉन्ड एंगल कितना हुआ करता था अगर आपको याद हो, थीटा इज 120 डिग्री। यहाँ भी 120, यहाँ भी 120 और यहाँ भी 120। अच्छा, सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है मेरे भाई, सेकेंड पॉसिबिलिटी है 2+1। तब भी देखिए 2+1 भी 3 होगा। तो मॉलिक्यूल कैसा दिखेगा, AB2E टाइप का, AB2E टाइप का। आपने कहा अच्छी बात है, यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ पर एक सेंट्रल एटम होगा, हाँ, यहाँ पर एक लोन पेयर होगा और यहाँ पर दो एटम होंगे बी, और ये लीनियर नहीं रहेंगे क्योंकि इनको दोनों तरफ से ये लोन पेयर क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल करने की वजह से अगर मैं इसका एग्जांपल लिखूं तो SnCl2, याद करिए टिन का जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, आप कहेंगे कि सर 4 होती है, दो यहाँ दो यहाँ। तो इसका शेप कैसा हो जाएगा, AB2E का जो शेप होगा वो होगा बेंट शेप, बेंट शेप। अच्छा, एक और एग्जांपल देखिए इसका, SO3, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, नहीं SO2 नहीं होगा इसका। इसका एग्जांपल SO2 संभव है, SO3 नहीं। SnCl2 तो है, और SO2 देखिए तो सल्फर, एक लोन पेयर और डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ये भी वैसा ही केस है। ये सिंगल बॉन्ड काउंट होगा, पाई बॉन्ड को तो हम काउंट करते नहीं है। आपने कहा अच्छी बात है सर। एक और एग्जांपल, O3 याद करिए, मॉलिक्यूल ओजोन। ओजोन में क्या होता है, O इधर डबल बॉन्ड O और यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड O। तो ये भी एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें कि ऑक्सीजन के पास अभी भी एक लोन पेयर है और ये दोनों बॉन्ड दो दो चार, हाँ दो छह, ठीक है। तो भैया यहाँ पर भी वही है तीनों केस में। तो तीनों का ही शेप क्या लिखा जाएगा, बेंट शेप, बेंट शेप, बेंट शेप। और ये तय हो चुका है कि थीटा जो होगा वो लेस देन 120 डिग्री होगा। थीटा जो होगा वो लेस देन 120 डिग्री होगा सारे केसेस में, सब तो वही केस है। आपने कहा अच्छी बात है। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही बॉन्ड पेयर हो और दो लोन पेयर हो,
मतलब मॉलिक्यूल क्या बता रहा है, समझ में आ रहा है आपको, AbE2 दो लोन पेयर। तो ऐसा मॉलिक्यूल सर, एक ए है एक बी है और इसके ऊपर दो दो लोन पेयर आ जाए, तो ऐसा मॉलिक्यूल आपने हमने एग्जांपल में तो नहीं देखा, बट हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है। स्टिक स्ट्रक्चर और बॉन्ड एंगल नॉट डिफाइंड। बहुत आराम से देखिए, बहुत आराम से देखिए, व्हाट इज द बेस ऑफ VSEPR? द बेस ऑफ VSEPR इज अगेन हाइब्रिडाइजेशन। बिल्कुल सही बात है, हाइब्रिडाइजेशन ही बेस है VSEPR का, तो अच्छी बात है। और अब हम लोग देख रहे हैं कि पॉसिबिलिटी क्या क्या है। जब स्टेरिक नंबर 2 है तो 2 + 0 1 + 1, 3 है तो 3 0 2 1 1 2, ऐसे करके और थोड़ा बढ़िया से समझ में आएगा। थोड़ा सा अगर आप हमें टाइम दें तो यू विल इंजॉय द टॉपिक वेरी मच। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, या फिर नोट डाउन करें तो बहुत अच्छी बात है, समझ जाएंगे, सीख जाएंगे आप धीरे धीरे। अब जरा देखिए, इसको मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, इसके बीच से सिर्फ मिटा रहा हूँ मैं, और स्टेरिक नंबर 4 पे चल रहा है। जितनी पॉसिबिलिटीज हैं बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर की, सबको हमने देख लिया है। एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स स्टेरिक नंबर 4, और यहाँ से आपका कॉन्सेप्चुअलाइजेशन और बेहतरीन होता चला जाएगा अगर आपने पिछले लेक्चर्स अच्छे से पढ़े हैं तो। एक भी लेक्चर आप छोड़िए मत। अगर आप ये समझ चुके हैं कि 1 शॉट 2 शॉट 1-2 घंटे वाली वीडियो से कुछ नहीं होता है, आपको क्लासरूम टीचिंग चाहिए। नंबर ऑफ आवर्स अगर 20 घंटे लगते हैं बॉन्डिंग पढ़ाने में, तो आपको 20 घंटे पढ़ना होगा। शॉर्टकट्स नहीं होते हैं लाइफ के अंदर। तो अच्छी बात है सर, आइए देखते हैं स्टेरिक नंबर 4। और अब आप जो भी लोग देख रहे हैं, चूंकि लाइव क्लास नहीं है, वो भी फ्यूचर में अगर आप लोग चाहेंगे तो शुरू हो जाएगा, बट अभी तो नहीं है। तो स्टेरिक नंबर अगर मानो मैं बात करूं, अगर मैं स्टेरिक नंबर के लिए बात करूं, स्टेरिक नंबर 4, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि चारों के चारों एटम बॉन्ड पेयर में हो, लोन पेयर 0 हो जाए। आपने कहा ठीक बात है सर। टाइप ऑफ मॉलिक्यूल कैसा दिखेगा, तो नाम हो जाएगा AB4। देखो ई यानी लोन पेयर एक भी नहीं है, तो यहाँ एक ए सेंट्रल एटम है, यहाँ बी 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 और बी। आपने कहा बहुत अच्छी बात है, शेप आपको याद आ गया होगा, बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है। टेट्राहेड्रल, एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स। अच्छा, खूबसूरत बात है। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि सर 4 तब भी तो होगा जब 3 बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर हो, आप कहेंगे बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। तो जब 3+1 होगा मेरे भाई, तो यहाँ पर मॉलिक्यूल कैसा दिखेगा, AB3E टाइप का। यस, व्हाई नॉट। और आपके पास तरीका भी है, ए बी बी और बी तीनों को नीचे बनाते हुए ट्राइगोनल और एक लोन पेयर ऊपर दिखाएंगे। तो जैसे ऊपर दिखाएंगे आपको पता है कि ऊपर से ये दोनों बॉन्ड पेयर को क्या करेगा, रिपेल करेगा और पिचका देगा। एक इसका एग्जांपल आपको याद होगा, CH4, कोई भी लोन पेयर नहीं, चारों बॉन्डेड। इसका एग्जांपल भी अभी अभी दिया था मैंने, अमोनिया, याद कीजिए। तो जब अमोनिया की बात करेंगे तो ये हो जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल। This will be trigonal pyramidal and bond angle theta will be less than 109 degree 28 minute for sure। यहां पर मन में एक सवाल आता है कि सर क्या VSEPR हमें एग्जैक्ट एंगल नहीं बता सकता है? आंसर है नो, अ बिग नो। हाइब्रिडाइजेशन जैसे आपको मॉलिक्यूल का cos थीटा इक्वल टू -1/m करने से थीटा एक्चुअल में जो आता था वो बता रहा था हर रेगुलर ज्योमेट्री के लिए। VSEPR won't tell you about the actual angles, but it surely tells कि एंगल एक पर सर्टेन वैल्यू से ज्यादा होगा या कम होगा। अच्छा सर, तो कैसे निकालेंगे, आपको मैं बताता चलूं कि अमोनिया का जो एक्चुअल एंगल होता है वो 160 डिग्री होता है। होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन 2 डिग्री 28 मिनट घट जाता है ड्यू टू दिस रिपल्सन। ये लोन पेयर दोनों तरफ से दबाता है और जो ज्योमेट्री होती है वो ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाती है। सुंदर सी बात है। यहां से आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना शुरू हो जाएगा, बस चलते रहिए साथ में। आपने कहा ठीक है, पॉसिबल बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर 2+2, देखो 4 तब भी आ सकता है जब 2+2 हो। अच्छा सर, देखिए जरा मॉलिक्यूल कैसा दिखेगा, AB2E2। यहाँ पर ए है सेंट्रल एटम, यहाँ पर बी, यहाँ पर बी और इसके ऊपर दो लोन पेयर, क्योंकि शेप डिटर्मिनेशन के टाइम हम लोन पेयर को एज एन एटम ट्रीट नहीं कर सकते हैं, बस उसके रिपल्सन को कंसीडर करते हैं। लोन पेयर को एटम की तरह ट्रीट ना करके वी कंसीडर ओनली द रिपल्सन।
प्रोड्यूस्ड बाय दैट लोन पेयर। आपने कहा ठीक है, तो यहां से इधर से दबेगा, यहाँ इधर से दबेगा, मॉलिक्यूल छोटा हो जाएगा। आपने ऐसा मॉलिक्यूल देखा है सर? एग्जांपल देखो, यहाँ दे दिया, यहाँ एग्जांपल सबसे प्यारा H2O, ऑक्सीजन होता है, इधर हाइड्रोजन, इसके ऊपर लोन पेयर, इसके ऊपर, यहाँ दोनों तरफ से लोन पेयर है, तो देखो और दबेगा। तो यहाँ पर अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम कहेंगे कि जो वाटर का शेप होता है वो बेंट शेप, और इसी को कई बार एंगुलर शेप कहा जाता है। बेंट शेप और एंगुलर शेप, कई बार इसको वी शेप भी कहा जाता है, लेकिन ज्यादा फेमस नाम है बेंट शेप और एंगुलर शेप। आपने कहा ठीक है। थीटा VSCPR कितना कहता है कि लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट होगा फॉर श्योर। एग्जैक्टली कितना होगा? तो 104 डिग्री 5 मिनट के आसपास होता है। आपने कहा ठीक है, बट क्या ये वैल्यू हम VSCPR से लाते हैं? आंसर है नहीं। ये वैल्यू हम स्पेक्ट्रोमीटरी और ढेर सारे जो ऐसे NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी टाइप के मेथड्स हैं उनसे लेकर के आते हैं। आपने कहा सुंदर बात। और एक पॉसिबिलिटी है 1+3। वेरी गुड। कैसे होगा सर? देखो जरा मॉलिक्यूल कैसा दिखेगा कि एक AB है और साथ में E3 है, 3 लोन पेयर आ गए। अद्भुत मॉलिक्यूल है। एक है A, इसके बगल में है मेरे बच्चों B, और इसके ऊपर 3 लोन पेयर, 1 2 और एक 3, तीनों लोन पेयर। संयोग से ऐसा एग्जाम्पल एक मेरे पास है। द एग्जाम्पल इज OCl-। देखो Cl लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो सेंट्रल एटम है, और Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास देखो 2 2 4 2 6, और यहाँ पर एक माइनस। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ OCl-। अगेन जो इसका शेप होगा वो स्टिक होगा, और बॉन्ड एंगल लेस देन, बॉन्ड एंगल नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को। हम लोग रट नहीं रहे हैं, हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते हैं कि मॉलिक्यूल में 4 है स्टेरिक नंबर, तो 2+2 होना चाहिए, 1+3 होना चाहिए, 3+1 4 0, ऐसे कर करके आराम आराम से देख रहे हैं, एकदम आराम से देख रहे हैं। कोई भी मन में वो नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है। OCl- है, रहने दीजिए ना, स्टिक दिखेगा, डंडा दिखेगा। लीनियर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि लीनियर के लिए AB2 कम से कम होना चाहिए, 2 बॉन्ड पेयर होने चाहिए, तब तो बीच का एंगल दिखाओगे। ये तो एक ही डंडा है, सीधा ऐसा पड़ा हुआ। आपने कहा ठीक है, आगे बढ़ता है। होप कि मैं यहाँ तक आपको समझा पाने में सक्षम हूँ। ठीक, चलिए स्टेरिक नंबर 5 उठाते हैं। जैसे हमने हाइब्रिडाइजेशन का टेबल कंप्लीट किया था, चूंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारी बातें हैं, तो आप एक बार एक बोर्ड पर उसको नहीं दिखा सकते हैं, चाह करके भी कुछ ना कुछ रह जाएगा। इसलिए मैंने सोचा है कि आपको बारी बारी से सारे स्टेरिक नंबर्स पढ़ा दूं, और यही सही भी है। कई सारी पॉसिबिलिटीज आती हैं बीच में, जिसके लिए प्रॉपर जगह होना चाहिए टू शो यू दैट पॉसिबिलिटी। आपने कहा सर शेप एंगल सब समझ में आ रहा है अच्छे से, आगे बढ़ते हैं। आई होप कि वो क्लैरिटी जो है, जो फील है, वो आप ले पा रहे हैं, और अगर वो नहीं आ पा रहा है तो फिर पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है केमिस्ट्री को, क्योंकि वो तो हर बुक में लिखा हुआ है। चलिए आइए, स्टेरिक नंबर 5। स्टेरिक नंबर 5 आपने कहा ठीक है सर, दिखाओ पॉसिबिलिटी क्या है सर कि 5+0, ये तो हमने हाइब्रिडाइजेशन में भी सीखा है। 5+0 टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा कि आपका मॉलिक्यूल यहाँ सेंट्रल एटम A है और पांचों बॉन्ड पेयर है, तो 3B यहाँ, और यहाँ पर हो गया ट्राइगोनल, और ऊपर B और नीचे B, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तो शेप हो गया TBP। एग्जाम्पल हो गया PCl5। एंगल हो गया 120 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये ऊपर नीचे वाले 90 और एक प्लेन में 120। आपने कहा ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन वाला टेबल एक बार लेक्चर ध्यान से देख लीजिएगा। अगर यहाँ पर मैं बोलूँ तो 4+1 इज ऑल्सो, अच्छा 4+1 में क्या होगा सर? 4+1 कि आपके 4 बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर हो जाए, 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करूं, किसकी बात करूं सर मैं? PCl5 इसका एग्जाम्पल है। SF4 की बात करते हैं, सुंदर है। जैसे देखिए एक मॉलिक्यूल अपना है A, और A के साथ यहाँ पर आ गया B, B, B और B, और इसके ऊपर में एक लोन पेयर है। सोचो कितना तबाही मचाएगा यार, सोच के देखो जरा बस।
अच्छा सर, क्या तबाही मचाएगा? देखिए क्या तबाही ये मचाएगा, ये लोन पेयर इसको भी रिपेल करेगा और इसको भी रिपेल करेगा। मॉलिक्यूल का टाइप कैसा हो जाएगा सर? यहाँ पर है AB5 टाइप का मॉलिक्यूल और यहाँ है AB4E टाइप का, ये ई लोन पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका SF4, एक सल्फर बीच में है और ये बॉन्ड इसको धक्का मार के अब नीचे की तरफ करेगा और ये जैसे ही नीचे आएगा ये अपने नीचे वाले को भी इधर ऐसे नीचे धक्का और मार देगा। तो आपने कहा ठीक है, ये यहाँ पर फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन और ऊपर में एक लोन पेयर आफ्टर रिपल्सन का मैंने पिक्चर बनाया। आपको अगर बचपन याद है, जहां पर एक पार्क के अंदर एक ऐसा झूला हुआ करता था, याद करो, यहाँ पर एक प्यारा सा बालक और यहाँ पर एक प्यारा सा बालक, कभी ये नीचे कभी ये ऊपर, कभी ये नीचे कभी ये ऊपर, वही था। तो इस स्ट्रक्चर को, इस शेप को क्या बोला जाता था? दैट शेप वाज कॉल्ड सी सॉ। हमेशा याद रखिएगा कि आज तक हजारों बार ये केस एग्जाम में पूछा गया है कि व्हाट इज द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल SF4, तो आंसर हो जाएगा सी शॉ शेप, वो जो ऊपर नीचे जाने वाला झूला जैसा शेप होता है। चलिए, एक ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि 3 बॉन्ड पेयर हो और 2 लोन पेयर हो, 3+2। आपने कहा अच्छी बात है सर, मॉलिक्यूल कैसा दिखेगा? AB3E2 टाइप का दिखेगा, सुंदर बात है। तो AB3 एक ए है और यहाँ बी, बी और यहाँ भी बी और 2 लोन पेयर, ऐसे 2 लोन पेयर, एक ऊपर एक यहाँ, ये इसको धक्का मारेगा, ये इसको धक्का मारेगा, तो इसको हम लोग कहते हैं टी शेप। यहाँ पर देखो मैं आगे लिखना ही भूल गया, इसको कहते हैं सी शॉ। और बॉन्ड एंगल जो होगा वो लेस देन 120 डिग्री होगा इन इक्विटोरियल प्लेन और लेस देन 90 डिग्री हो जाएगा इन एक्सियल प्लेन। मतलब सारे के सारे एंगल पहले की तुलना में छोटे हो जाएंगे। इसको हम लोग कहते हैं टी शेप और एरो शेप भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो ये फैमिली है ClF3 BrF3। आपको अगर याद है तो क्लोरीन की मैक्सिमम वैलेंसी 7 होती है, तो 3 फ्लोरीन के साथ अगर ये क्लोरीन बॉन्ड बना लेगा फिर भी 2 लोन पेयर होंगे जो इसको रिपेल करके एरो शेप या टी शेप में कन्वर्ट कर रहे होंगे। और आपका जो सबसे बड़ा अभी तक का जो कंफ्यूजन है वो इस एग्जांपल के साथ पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपका जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है वो अभी जस्ट एकदम एक झटके में साफ। कैसे सर? देखते हैं। अगर मान लीजिए कि हमें यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं चेक करना हो कि बॉन्ड पेयर 3+2 है तो 2+3 हो जाए। अच्छा सर, मतलब मॉलिक्यूल आपका दिखे AB2 और E3 टाइप का, होता है कि नहीं होता है देख लेते हैं। एक और पॉसिबिलिटी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, और अगर वो है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है, दोनों बातें। पर इसको देखिए, आपका मॉलिक्यूल ऐसा हो सकता है कि सेंट्रल एटम हो A, इसके एक तरफ B हो, एक तरफ B हो और यहाँ पर A पर 3 लोन पेयर हो, तभी तो यहाँ दिख रहा है E3। आपने कहा हाँ, तो आप याद करिए जरा, एक अपना मॉलिक्यूल आपने पढ़ा है I3-, तो बीच वाले I पे माइनस होता है तो खुद का इलेक्ट्रॉन इसका 8 होना चाहिए। तो आप देखिए कि इधर एक I और इधर एक I लगा होगा, यहाँ पर एक लोन पेयर, यहाँ पर एक लोन पेयर और यहाँ पर एक लोन पेयर। जितना इधर से रिपल्सन है एग्जैक्टली उतना ही इधर से भी है और यहाँ पर माइनस चार्ज है, क्योंकि इस आयोडीन का देखो 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8 ग्रुप 16 का एलिमेंट है। अगर आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते तो कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है तो इसके ऊपर -1 चार्ज आएगा, तो I3 माइनस हो जाएगा और इसकी जो शेप है वो हो जाएगी लीनियर। और यहाँ हम कह सकते हैं कि बॉन्ड एंगल पक्के से 180 डिग्री होगा। तो ये I3- का जो केस है दैट इज VVI, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक्चुअल में स्टेरिक नंबर 5 है ही वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई एंड नीट। जेई और नीट में हर साल इससे क्वेश्चन आता है, हर साल रिस्पेक्टिव, हर साल आता है। अब एक अलग से एक बात बता देता हूं, अलग से। क्या सर? आपने देखा है कि यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती थी कि ABE4 हो जाता, मतलब एक यहाँ B और यहाँ 1, 2, 3 और 4। याद रखिएगा कि ऐसा संभव नहीं है, यहाँ पर स्टेरिक नंबर 1+4 संभव नहीं है। वाई? बिकॉज कि अगर 1 और 4 होंगे, एक ही बॉन्ड पेयर हो और 4 लोन पेयर हो, तो पक्के से कोई ना कोई 2 लोन पेयर को 90 डिग्री पर आना होगा।
और मैंने आपसे पहले ही कहा था एक पोस्टुलेट के अंदर कि नो टू लोन पेयर कैन सरवाइव एट राइट एंगल्स। 90 डिग्री पर होना संभव नहीं है, उससे कम पर भी जिंदा रह सकते हैं, उससे ज्यादा पर तो खुशी खुशी रह सकते हैं, कभी भी 90 डिग्री पे लोन पेयर नहीं रहेंगे। आपने कहा अच्छी बात है सर, अच्छी बात है। आई होप कि यहां तक आपको समझा पाने में सक्षम रहे हैं। आगे बढ़े, चलिए शुरू करते हैं। तो स्टेरिक नंबर 5 हो गया सर, सबसे इंपॉर्टेंट वाला हो गया, तो अब और क्या ही चाहिए हम लोग को। स्टेरिक नंबर 5 इज कंप्लीट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द वेरी कॉन्सेप्ट कॉल्ड VSEPR। कोई नया रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट द एक्सटेंशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल के आइडियल ज्योमेट्री के बारे में बता के खत्म हो जाता था, जबकि मॉलिक्यूल का एक्चुअल एग्जिस्टेंस, जो उसका एक्चुअल शेप था, वो कुछ और था। तो दो साइंटिस्ट आए, सिग्विक एंड पॉवेल, जिन्होंने हमें काफी अच्छे से ये ज्ञान दिया कि भैया नहीं, शेप अलग चीज है और ज्योमेट्री अलग चीज है। चलिए स्टेरिक नंबर मान लीजिए कि 6 हो, तो पॉसिबल बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर 6 + 0 हो सकता है, 5 + 1 हो सकता है, 4 + 2 हो सकता है, और कुछ सर 3 + 3, तो आप लिख देंगे नॉट पॉसिबल। रीजन फिर से वही है, लोन पेयर कैन नॉट सर्वाइव एट राइट एंगल्स। आपने कहा ठीक है। अगर आपको याद है 6 + 0, तो टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल कैसा हुआ करता था, 1 2 3 और 4 और 5 और 6, और मॉलिक्यूल कैसा दिखता था, AB6। आंसर क्या था एग्जाम्पल का, SF6। एंगल कितने हुए करते थे, शेप क्या था पहले, स्क्वायर बाई पिरामिडल, स्क्वायर बाई पी, और एंगल हुआ करता था 90 डिग्रीज। आपने कहा अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर हम 5+1 की बात करें तो मॉलिक्यूल कैसा दिखेगा, AB5E, मतलब कि 5 बॉन्ड और 1 लोन पेयर, मतलब टोटल वैलेंसी 7 होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली कोई ग्रुप 17 का एलिमेंट ही ऐसा कंपाउंड बनाएगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं AB5E की, तो एक यहाँ पर अगर हम बात करें AB5 की, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा पेंटागोनल, और यहाँ पर हो जाएगा छठवां पिरामिडल। ठीक है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल भी कह सकते थे इसको, और ये हो जाएगा आपका BRF5, BRF5 या CLF5, एक लोन पेयर और 5 बॉन्ड पेयर, और ये कैसा हो जाएगा सर, पेंटागोनल पिरामिडल। पिरामिडल बॉन्ड एंगल जो होगा वो लेस देन 90 डिग्री होगा, ये तो श्योर है, सारे एंगल लेस देन 90, क्योंकि ये जो लोन पेयर है ना, ये सारे बॉन्ड के साथ इंटरेक्ट करता है। अगर आपको याद हो, क्या सर इस बॉन्ड के साथ, यस, इससे भी ये करेगा, इससे भी करेगा, पांचों से करेगा। तो पूरे को पहले ऐसे था और पूरे को ऐसे झुका देगा, ऐसे था ऐसे झुका देगा, इसका मतलब कि इसका शेप डिस्टॉर्ट हो जाएगा। आपने कहा कि सर ये क्या है, AB4E2। अच्छा, AB4E2 है, मतलब 4 बॉन्ड पेयर में 2 लोन पेयर, मतलब 8 पूरा होना चाहिए, मतलब कोई ग्रुप 18 का होगा, XeF4 टाइप का मॉलिक्यूल। तो देखिए जेनॉन बीच में रहेगा, यहाँ पर F, यहाँ F, यहाँ F और यहाँ F, और ऊपर से जितना रिपल्सन नीचे से भी उतना ही, इतना ही यहाँ से भी और यहाँ से भी इतना ही, तो ये अभी भी बचा रह जाएगा, और ये स्क्वायर बाई पिरामिडल ही होगा। और स्क्वायर बाई पिरामिडल को हम लोग एक और नाम से जानते थे, याद करिएगा, ऑक्टाहेड्रल। इसको मैंने कहा है आपको, दिस इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल भी कहा जाता है किसी किसी किताब में। ठीक है, जैसे कि SF4 का जो स्ट्रक्चर था, द स्ट्रक्चर ऑफ SF4 इज सीसॉ स्ट्रक्चर, या उसी को हम लोग फोल्डेड स्क्वायर भी कहते हैं। कान खोल के सुनिएगा कि SF4 का जो स्ट्रक्चर हो सकता है कभी IIT अपना टर्मिनोलॉजी बदले, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज फोल्डेड स्क्वायर। किस शेप की अपन बात कर रहे हैं, इस वाले शेप की जो SF4 का था। आपने कहा ठीक है। अब स्क्वायर बाई पिरामिडल शेप है AB4E2 का, अच्छी बात है सर। तो बॉन्ड एंगल कितना होगा, याद रखिएगा 90 डिग्री। यहाँ बॉन्ड एंगल आराम से देखो 90 90 90 90, सारे 90 को, ऊपर से जितना रिपल्सन है नीचे से उतना ही है, नीचे से भी उतना ही है। आपने कहा अच्छी बात है। और आखिरी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट जैसा कहा जाता है अंग्रेजी में, काफी प्यारा, काफी अच्छा। चलिए स्टेरिक नंबर 7
कि जब 7 होगा तो क्या है, जब 7 होगा तो क्या क्या संभावनाएं हैं। और इसीलिए ज्योमेट्री से ज्यादा सवाल शेप से पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ दिमाग लगता है ना। जैसे ही लोन पेयर आता है दिमाग लगना चालू हो जाता है सर। देखिए क्या बात कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए स्टेरिक नंबर हो 7। अच्छा, यहाँ पर एक और एग्जांपल हो सकता था ना, XeOF4 वाला अपना 5+1 का जो केस था अभी, 5+1 का जो केस था। तो याद करिए, जेनॉन यहाँ डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर ओ, यहाँ ओ और यहाँ पर एक लोन पेयर XeOF4। तो 5 बॉन्ड, 1 2 3 4 5 और एक लोन पेयर, यस ये भी हो सकता था। खैर जो भी एग्जांपल दिया है, आगे बढ़ते हैं। याद देखिए, पॉसिबल बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर 7+0, तो आपको तो याद ही होगा मॉलिक्यूल कैसा दिखेगा, AB7 टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल। तो डायरेक्ट हम एग्जांपल ही ले लेते हैं IF7 का, और याद करिए शेप कैसा था इसका, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, और एंगल कितने हुआ करते थे 72 डिग्री या 90 डिग्री। अगर आपको याद नहीं है तो मैं फिर से याद दिला देता हूँ, यहाँ आयोडीन हुआ करता है, यहाँ पर 1 2 F F और F, ये हो गए आपके 5 पेंटागन बन गया, एक ऊपर F और एक नीचे F, तो ये हो गया ना पेंटागोनल बाइपिरामिडल। आपने कहा अच्छी बात है, ये सारे बॉन्ड्स यहाँ से इंटरेक्ट करते हैं, ये यहाँ से, ये भी यहाँ से, ऐसे करके ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल दिखने लगता है 3 डायमेंशन में। ये भी तो हो सकता है कि 6+1 हो, तो मॉलिक्यूल कैसा दिखेगा, AB6E टाइप का दिखेगा। तो 6 बॉन्ड बनने और एक लोन पेयर होना है, तो अगेन अपना XeF6 विल बी द आंसर। जेनॉन हेक्साफ्लोराइड Xe 1 2 3 4, और यहाँ पर एक ऊपर फ्लोरीन और एक नीचे फ्लोरीन और एक लोन पेयर भी आ जाए, तो भैया वैसे तो बड़ा प्यारा ज्योमेट्री होता, अगर ये लोन पेयर नहीं होता तो ये हो जाता है स्क्वायर बाय पिरामिडल। अब इसको हम डिस्टॉर्टेड स्क्वायर बाय पिरामिडल कहें या डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कहें, बात बराबर होगा, क्योंकि स्क्वायर बाय पिरामिडल को, डिस्टॉर्शन का क्या मतलब सर, सारे बॉन्ड एक दूसरे से रिपेल हो करके अपने अपने जगह से डिस्टॉर्ट हो गए, ठीक बात है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर 5+2 की, तो XeF5- भी एक एग्जाम्पल हो सकता है। इसको हम कह सकते हैं 5+2 को पेंटागोनल प्लानर, दिस ज्योमेट्री विल बी कॉल्ड पेंटागोनल प्लानर। कैसे सर, क्या बात कर रहे हो सर, देखो आराम से, ये है अपना जेनॉन, ठीक है, जेनॉन है, और जेनॉन के ऊपर हमने क्या किया है कि 1 2 3 4 और 5 XeF5 देख लीजिए, ये तैयार है, और इसके ऊपर में और इसके नीचे में दोनों तरफ से एक एक लोन पेयर है, 5 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तो जितना इधर से रिपल्सन है उतना ही ऊपर से भी रिपल्सन है, तो दिस ज्योमेट्री विल बी कॉल्ड पेंटागोनल प्लानर। सर मुझे आपकी बात पर यकीन नहीं है, मुझे आपकी बात पर यकीन नहीं है, तो आइए यकीन करते हैं, क्यों नहीं होगा भाई यकीन। मैं यहीं पर करा दूं, किधर करा दूं, जगह ही नहीं है अपने पास। देखिए थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूं मैं 6 वाले केस को, चलिए, और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, इसको एक आखिरी केस को एक्सप्लेन कर देते हैं, ताकि क्लैरिटी सा रहे भैया, जो टॉपिक पर है वो मन में फिर फांस न रहे उसको लेकर। क्या सर, जैसे मान लीजिए कि XeF5- का हमसे पूछा गया शेप बताएं, तो आप पूरा याद करके नहीं जाना है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाएगा भाई। केमिस्ट्री में ये भी दिक्कत है कि बच्चों को बताना पड़ता है कि यार आपको क्वेश्चन नहीं बनाना है, आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको सॉल्यूशन करना है सिर्फ उसका। बच्चे सोचते हैं सर आपको याद है, जो पढ़ाते हैं उनको याद है, हम लोग को भी इतना याद रखना पड़ेगा क्या, बोलो भाई। यू विल बी गिवन द प्रॉब्लम्स, यू हैव टू सॉल्व इट। जैसे ये क्वेश्चन हमको दिया गया, पूछा शेप क्या है बता दें, सबसे पहला स्टेप क्या है कि फाइंड द VSEP, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर आप फाइंड करें। कैसे फाइंड करेंगे सर, तो VSEP इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस माइनस क्यू माइनस जेड डिवाइडेड बाई 2, फॉर्मूला हमको पता है। ये क्या होता है, 5 फ्लोरीन है तो बॉन्ड पेयर तो भैया 5 ही होंगे, प्लस y क्या होता है, मैक्सिमम वैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम 8 हो जाएगा,
कोई चार्ज है, निगेटिव चार्ज है तो ऐड करिए, पॉजिटिव है तो घटाइए, तो निगेटिव है यहाँ पर तो ऐड करिए, 8 + 1 माइनस जेड कितना है, कोवैलेंसी ऑफ ईच एटम विथ रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल एटम, कोवैलेंसी ऑफ ईच एटम विथ रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल एटम। 5 फ्लोरीन को कितना चाहिए, 5 / 2। अगर आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जो कि आप हैं, तो हो जाएगा 5 + 2, याद करिए, आ गया ना। 5 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, 5 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। कैसे सजा सकते हैं, एक ही तरीका है हमारे पास, जेनॉन। पांचों बॉन्ड पेयर को आप यहां पर सजाएंगे तो ये एक पेंटागोनल प्लेन बनेगा। अब इस पेंटागोनल प्लेन के साथ प्रॉब्लम इज कि इसके ऊपर भी एक लोन पेयर है और इसके नीचे, तो अच्छा तो है सर, जितना रिपल्सन नीचे से होगा उतना ही रिपल्सन ऊपर से भी होगा। दिस गिव्स अस द ज्योमेट्री which is popularly known as pentagonal planar geometry, और मेरे तरफ से इसको आप इस नीट के लिए गेस क्वेश्चन मान सकते हैं। दिस कंप्लीट्स योर टॉपिक विच इज नोन एज VSEPR। सिर्फ खेल इस बात का है कि हाइब्रिडाइजेशन आपने कितने अच्छे से समझा है। हाइब्रिडाइजेशन गिव्स अस द ज्योमेट्री, है ना। तो आई एम नाउ समराइजिंग द होल लेक्चर। हम लोगों ने पढ़ा है आज कि VSEPR एक कॉन्सेप्ट है जो हमें मॉलिक्यूल के शेप की जानकारी देता है, जो हमें मॉलिक्यूल के शेप की जानकारी देता है, ज्योमेट्री की नहीं, शेप शेप शेप। आपने कहा अच्छी बात है सर। ये हमें बताता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में अगर लोन पेयर है तो उसमें डिस्टॉर्शन आ सकता है। इसके अंदर कुछ पोस्टुलेट्स हैं, ये थियरी गिलेस्पी और नाइहोम के द्वारा रिफाइन की गई है, और किसके द्वारा दी गई, मैं बार बार बोलता हूँ, सिग्विक एंड पॉवेल के द्वारा इसको कॉन्सेप्चुअलाइज या प्रपोज किया गया था। इंग्लिश में कहते हैं इट वाज प्रोपाउंडेड बाय, हिंदी में कहते हैं प्रतिपादित करना। तो सबसे पहले इसको किसी ने अगर दिया है तो उनका नाम था, क्या नाम था, सिग्विक एंड पॉवेल। आपने कहा अच्छी बात है, सारे कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा दिए हैं, सारा टेबल अच्छे से बना दिया है। एक आपसे बस रिक्वेस्ट है, पढ़ने वाले बच्चों तक प्लीज शेयर करो भाई, क्या जाता है तुम्हारा। आप अगर एक बार ऐसा लेक्चर बना के देखें आधे घंटे का विथ दिस लाइटिंग एंड ऑल, आपको पता चल जाए कि कितना एफर्ट लगता है कि रात को 12 बजे 1 बजे उठ करके आपके लिए लेक्चर बनाया जा रहा है। मैं फिर से आपको कह दे रहा हूँ कि आपको सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों तक शेयर करना है और बोलना है कि भैया एक सिलसिलेवार ढंग से पूरी प्लेलिस्ट देखो। आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देखो, लेक्चर 1 से लेक्चर 17 आज हो गया, और उसके बाद आपको एकदम अद्भुत सा ज्ञान प्राप्त होगा रिगार्डिंग केमिस्ट्री। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर 1000 सब्सक्राइबर्स। थैंक यू ऑल, गुड नाइट, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, थैंक यू।